जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है शुक्र का राशि परिवर्तन। शुक्र 30 अक्टूबर 2021 को दोपहर 3:56 पे अपनी राशि बदल रहे हैं और वो धनु राशि में जाएंगे और वहां पर वो लगातार 8 दिसंबर दोपहर 12:25 तक रहेंगे। तो ये लगभग 1.25 महीने लंबा ग्रह परिवर्तन है। आप इस सारे परिवर्तन को, इस सारी वीडियो को लगन पर आधारित करके देखें। मेरा ऐसा अनुभव है कि लगन से गोचर की सटीकता ज़्यादा अच्छी बैठती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राशि से देखना गलत है, राशि से भी देखा जा सकता है, लमसम वैसा ही असर होता है, लेकिन फिर भी राशि के मुकाबले लगन से देखा जाना ज़्यादा सटीक है, ऐसा मेरा मत है। तो आप इसे लगन पर आधारित करके देखें और समझें। देखिए, शुक्र बड़ी जल्दी अपनी राशि बदलते हैं और लगभग की बात कर लेते हैं तो हर साल वो अपने राशियों को चेंज करते करते ही इसमें आते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि धनु राशि में पता नहीं कब आए थे, क्योंकि बड़ी तेज चलने वाला ग्रह है। सिद्धांततः जो पिछली बार धनु में आए थे वही वीडियो एज इट इज रिपोर्ट क्यों नहीं करते थे, हम उसी को उठा के वापस से क्यों नहीं टेलीकास्ट करते थे, क्योंकि धनु में आएगा तो एक जैसा असर होगा। तो ये समझना जरूरी है कि गोचर में और भी ग्रह होते हैं और उनका भी प्रभाव पड़ता है। शुक्र की 2 राशियां हैं, एक वृषभ और एक तुला। अब आप ध्यान देंगे तो इस वक्त वृषभ में राहु देव बैठे हैं और तुला राशि में सूर्य, मंगल और बुध भी निकट भविष्य में 2 नवंबर को आ जाएंगे। तो कम से कम 3 पापी ग्रहों का प्रभाव यहाँ शुक्र पर आएगा, क्योंकि ये तीनों पापी ग्रह उसकी राशियों में बैठे हैं, राहु, सूर्य और मंगल। तो ये कैसे संभव है कि यही जो गोचर है ये पिछली बार जब धनु में आया था तो सेम होता, तब हो सकता है इन राशियों में ये पापी ग्रह नहीं होते। तो इसीलिए गोचर पर बार बार ये वीडियोस बनाने पड़ते हैं, जिससे कि ये बात समझ में आ जाए। जो भी ग्रह उन राशियों में बैठते हैं वो भी अपना प्रभाव उसके ऊपर डालते हैं। एकदम ये साधारण सा नियम है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, मेष लगन से शुरू करते हैं और कोशिश करूंगा ये सारी बात मैं आपको समझाता हुआ चलूं, जिससे कि ये बात समझ में, और कोशिश करूंगा कम कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हो जिससे बात समझना आसान हो। तो मेष लगन के लिए दूसरे भाव और 7वें भाव के स्वामी हैं। एक टेक्निकल तरीके से ये मार्केश हो गया, यानी कारक नहीं है मेष के लिए। मेष लगन वालों के लिए शुक्र कारक नहीं होता, दूसरा और 7वें का स्वामी। लेकिन दूसरा भाव क्या है, वो हमारे बोली का, भाषा का, कुटुंब का, व्यवहार का कंट्रोलर है। और वहां पर राहु जो बैठे हैं वो अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रेम और प्रेम के साथ भाषा की कठोरता दोनों आ सकती हैं। तो ये हुआ एक असर। अब इसका असर किस पर आएगा? शुक्र पर, क्योंकि शुक्र की राशि में वो राहु बैठता है। अब शुक्र खुद बैठे हैं धनु राशि में, जहां वो जा रहे हैं अभी, और धनु राशि में वो सम है, वहां पर वो मित्र नहीं है। एक और तरीका यह है कि एक राशि उनकी तुला केंद्र में आती है और वो स्वयं त्रिकोण में विराजमान है। तो ये अपने आप में भी एक अच्छा योग हो गया। तो 7वें घर से विवाह देखना है मुख्य रूप से। 10म भाव का 10म भाव है, रोजमर्रा की आमदनी, स्टेटस, समाज में हमारा रुतबा, पोजीशन भी देखा जाएगा। 4थे से 4था है तो सुख भी देखा जाएगा। अब देखिए, जो हमारे सुखों के लिए घर हुआ 4थे भाव से 4था भाव यानी 7वां, वहां 2 पापी ग्रह पहले से बैठे हैं, सूर्य और मंगल वहां पर नीच राशि में भी। तो होगा ये कि ये वैवाहिक जीवन को कुछ अलग तरीके से डिस्टर्ब करेंगे। अब शुक्र गया धनु राशि में, ये प्रेम का कंट्रोलर है शुक्र, और इस कुंडली में 7वें घर का कंट्रोलर भी है। ये सारी बातें कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, लेकिन अभी सीधा कर दूंगा। तो होगा ये कि जब इसका प्रभाव कुछ इस तरीके से आएगा कि प्रेम का योग, प्रेम की अधिकता बढ़ेगी, लेकिन उसमें रूल्स टूटने की अधिकता ज्यादा बढ़ेगी। यानी सामाजिक दृष्टिकोण से जो नियम बनाए जाएंगे, ये उन नियमों को तोड़ करके एक्स्ट्रा शो ऑफ कर सकता है, एक्स्ट्रा अफेयर्स की बात कर सकता है, एक्स्ट्रा खर्चों की बात कर सकता है, दिखावे की बात कर सकता है। ये एक ऑन दी होल प्रभाव देखने में आएगा। अब इस सब चीजों को मैं समाहित करके ही सारी की सारी आगे की कुंडलियों को पढ़ता हूं, जिससे कि आपको इतना कॉम्प्लिकेशन ना हो। ठीक है,
तो मेष की स्थिति ये रहने वाली है कि प्रेम हो सकता है, विवाह पक्का हो सकता है, प्रेम विवाह का प्रयास किया जा सकता है, उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं भी हैं। रोजमर्रा की आमदनी में थोड़ी सी दिक्कतें देखने में आ सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पिता से थोड़ा सा सहयोग मिलने की गुंजाइशें दिखाई देंगी। पिता से थोड़ा सा सहयोग मिलने की गुंजाइशें दिखाई देंगी। कुटुंब के साथ थोड़ा सा सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे, शो ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं कुटुंब के साथ कुछ खींचतान, कुछ दूरियां देखने में आ सकती हैं। तो एक मेष के लिए स्थिति जो बनती है, इसमें धन है, इसमें सपने हैं, इसमें फैंटेसी है, इसमें पिता का सहयोग है, इसमें वाणी की कठोरता है। अभी जो वैवाहिक जीवन चल रहा है उसमें कुछ खींचतान संभव है, लेकिन जो नया अफेयर की गुंजाइश आएगी वो बढ़ जाएगी। अब जहां वो बैठा है वो पंचम भाव से पंचम भाव है, यानी नवम भाव। तो ये सारी घटनाएं बच्चों की तरफ से भी देखने में आ सकती हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई को लेकर के वो ज़्यादा कोशिश करें और सफल हों, वो प्रेम विवाह का प्रयास करें और सफल हों, या वो आपके सामने एक चॉइस रखें कि हम इनसे विवाह करना चाह रहे हैं या हम ये कोर्सेज, ये पढ़ाई, ये ट्रैक पर चलना चाहते हैं। तो मिला जुला करके कहीं भी बहुत खराबी नहीं है, पर कुछ रूल्स टूटने की बात हो गई कि पिता प्रयास करे और बच्चे मान जाएं, के बजाय उल्टा हो सकता है कि बच्चों ने प्रयास करा और पिता को कन्विंस कर लिया। तो नुकसान कुछ नहीं है। कुल मिलाकर मेष के लिए जो स्थिति है वो मैंने वर्ड टू वर्ड आपको बताने का प्रयास किया। वृषभ लगन की बात करते हैं तो यहाँ वो लगन का ही स्वामी है और लगन का स्वामी होकर के अष्टम भाव में चला गया, लग्नेश 8वें में चला गया, एक तरीका ये भी इसे कहने का। और लगन में पापी, अब ये लग्नेश भी है, षष्ठेश भी है, लेकिन क्योंकि लग्नेश है तो इसे लग्नेश गिना जाएगा, इसका तरीका यही है। अब अष्टम में जाने से स्थिति हो गई खराब। एक तरीका लगन से लेते हैं तो सेहत खराब हो सकती है, इमेज खराब हो सकती है, आपको जुखाम खांसी जैसी दिक्कतें, शुगर का थोड़ा बहुत बढ़ना, थोड़े बहुत यूरिन इन्फेक्शन देखने में आ सकते हैं। एक तरीका। छठे घर क्या है? कर्जा, बीमारियां। तो बीमारियां थोड़ी आ सकती हैं और पुरानी बीमारियां, पुरानी सिरदर्दियां थोड़ी ठीक हो सकती हैं। जैसे कर्ज की अदायगी हो सकती है, आपने अपना कुछ पेमेंट इधर उधर से इकट्ठा हुआ, पुराना कर्ज उतार दिया। और ये भी देखने में आ सकता है कि पुराना उतारा है लेकिन किसी कारण थोड़ा बहुत लेना भी पड़ जाए, क्योंकि वो 8वें घर में बैठ के स्थितियां देगा। कुछ अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा, उस धन प्राप्ति का लाभ आप कर्ज उतारने में कर सकते हैं। तो मिला जुला करके वृषभ के लिए ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी हेल्थ के लिए थोड़ा सावधान रहेंगे तो अच्छी बात है। कर्ज लेना ना पड़े इसका प्रयास करें, क्योंकि आप एक्स्ट्रा शो ऑफ करोगे, एक्स्ट्रा दिखावा करोगे, जिसके कारण दिक्कतें आएंगी। शत्रु पक्ष आप पर थोड़ा हावी रहेगा तो मजबूरन भी पेमेंट देनी पड़ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे तो वृषभ के लिए ज्यादा अच्छी स्थिति गोचर के हिसाब से नहीं है। मिथुन की बात करते हैं। अब देखिए, मिथुन लगन के लिए एक राशि 12वें घर में आती है और एक त्रिकोण 5वें घर में। तो क्योंकि वो 5वें घर का भी स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, इसलिए उसे शुभ स्थिति गिनी जाएगी। और बैठा कहाँ है? केंद्र में, सप्तम भाव। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। केंद्र और त्रिकोण को किसी न किसी रूप में इसने जोड़ दिया। 5वें घर का स्वामी जब 7वें घर में आता है तो ये एक तरीका होता है बच्चों के द्वारा लव मैरिज होने की गुंजाइश, जिनकी शादी बाई चांस पहले टूट गई उनकी रीमैरिज होने की गुंजाइश, प्रेम विवाह के बाद प्रेम होने की गुंजाइश भी देखने में आ सकती है। तो थोड़ी शरारतें बढ़ सकती हैं, बच्चों की शरारतें देखने में आ सकती हैं, बढ़ रही हैं। खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, भागदौड़ बहुत ज़्यादा होगी, पैसा बहुत सा खर्च होगा। तो कहीं ना कहीं इस पूरे टाइम सेगमेंट में मिथुन वालों का पैसा बहुत खर्च होगा। छोटी मोटी कानूनी दिक्कतें देखने में आ सकती हैं, बहुत माइनर फीचर है और हो सकता है ऐसा, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम खर्च में 80% आपके बच्चों के कारण दिक्कतें आएंगी। तो हेल्थ की दिक्कत थोड़ी बहुत आ सकती है, कानून की दिक्कत थोड़ी बहुत देखने में आ सकती है, थोड़ा सोशल प्रेशर देखने में भी आ सकता है। लेकिन संतान की मन की इच्छाएं पूरी हुई, संतान के प्रेम विवाह की बात, उनके लाइफ और कैरियर की बात, इस तरह की बातें देखने में आएंगी। तो कुल मिलाकर 5वें घर से संबंधित थोड़ा लाभ, लेकिन थोड़ी शरारतों के साथ। 12वें घर के कारण खर्चा, लेकिन वो भी एक्स्ट्रा शो ऑफ के साथ। और अपनी पत्नी के साथ थोड़ी सी समदर्शी वाली स्थिति, मतलब एक्स्ट्रा का प्रयास देखने में आ सकता है। थोड़ी चंचलता की चर्चा हो रही है, इस मुद्दे पे जरूर ध्यान रखिए। ऑन दी होल बुरा नहीं है, ऑन दी होल अच्छा है, सही है, बस थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत होगी। कर्क लगन के लिए 11वें घर का भी स्वामी है, चौथे घर का भी स्वामी, इसलिए उसकी स्थिति शुभ हो गई।
बैठा है छठे घर में, अब ये खराब स्थिति हो गई। चौथे घर का स्वामी जब छठे घर में जाएगा तो कहीं ना कहीं सुखों की कमी करेगा, सुखों को लेकर वो तनाव देगा, और अपनी आमदनी के घर से वो 9वें घर 8वें घर में आया तो भी अच्छी स्थिति नहीं है। तो इनकम पर भी दबाव डाल रहा है, सुखों पर भी दबाव डाल रहा है, मकान, यात्राएं, पर एक इसमें लंबी यात्राएं देखने में आ सकती हैं जिसमें पैसा खर्च हो, भागदौड़ ऐसी जिसमें पैसा खर्च हो, पर इतने सबके बाद भी इनकम के कुछ सोर्सेज बने, उस इनकम का सारा फायदा शत्रुओं को हो जाए, जैसे आपने अर्न करा और किसी की पेमेंट्स दे दी, इस तरह की स्थिति देखने में आएगी। तो कुल मिलाकर सीधे सीधे अपने हाथ में कुछ नहीं आया, पैसा आया भी और इधर उधर भी खर्च हो गया या भागदौड़ में खर्च हो गया देखने में आ सकता है। इलाजों में लगता हो तो नहीं दिख रहा, लेकिन कर्ज उतारने में, पुराने बिल्स पेमेंट जो पेंडिंग आपकी पेमेंट्स थी उन्हें देने में सारी स्थितियां देखने में आ सकती हैं। ऑन एन एवरेज कर्क वालों के लिए बहुत शुभ स्थिति नहीं है, ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट फिलहाल नहीं है। सिंह लगन की बात करते हैं, यहाँ पर ये केंद्र दशम भाव का स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठा है, केंद्र त्रिकोण योग कह सकते हैं, गोचर में बन रहा है, अच्छी स्थिति है। तो स्टेटस के लिए, पोजीशन के लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं इसका एक जो बहुत बड़ा फायदा होगा वो ये कि संतान के प्रयासों से भी आपको आमदनी के जो बढ़ेंगे, तो संतान की तरफ से बढ़ेंगे, अपने प्रयासों की तरफ से बढ़ेंगे, आपकी मेहनत, आपके छोटे भाइयों का सहयोग, एफर्ट्स। अच्छा, अब तीसरा घर होता है दूसरे भाव से दूसरा भाव, तो धन की भी स्थिति इंप्रूव होगी। तीसरे भाव से तीसरा भाव जो होता है, तीसरे भाव से तीसरा यानी पांचवा, तो आपके प्रयासों से आपकी संतान को लाभ होता हुआ दिखाई दे सकता है, स्टेटस इंप्रूव हो सकता है, काम बन सकते हैं, धन की स्थितियां, नई संतान पैदा अगर इस दौरान योग है तो का भी योग बनेगा। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, इसमें कोई खराबी परेशानी नहीं है। सिंह के लिए शुभ स्थिति है, इसमें अच्छे रिजल्ट्स ही आएंगे। पैसा थोड़ा जरूर खर्च होगा, थोड़ा बहुत स्टेटस के मान सम्मान को भी 19-20 हो सकता है। यहाँ पर राहु जो बैठा हुआ उसकी पूरी दृष्टि कहाँ जा रही है, तीसरे सेकंड भाव पे, तो वो धन के योग भी बनाएगा, अच्छी स्थितियां बनाएगा, दशम भाव में बैठा है, तो लगभग बिल्कुल ठीक। सिंह के लिए इसमें कोई विशेष खराबी की बात नहीं है। कन्या लगन की बात करते हैं तो दूसरे घर और 9वें घर का मालिक है और केंद्र में बैठा है, यानी त्रिकोण का मालिक होकर केंद्र में बैठा है, फिर केंद्र त्रिकोण योग बनाया, प्लेसमेंट शुभ है, बढ़िया है। तो कुटुंब का सहयोग मिलेगा, लेकिन उनसे जिनसे उम्मीद नहीं थी और जिनसे बहुत उम्मीद थी, कुटुंब में उन लोगों ने साथ नहीं दिया, ऐसा देखने में आएगा। भाषा की कटुता के प्रभाव से सुख घटेंगे, बोलचाल में कड़वाहट आने के कारण परिवार के कुछ लोगों से दूरियां बढ़ेंगी, कुछ लोगों से जो पहले दूरियां थी वो नजदीकियां बनेंगी, ये दोनों बातें देखने में आ सकती हैं। इसके अलावा भाग्य का सहयोग यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा, बच्चों के बच्चों का सहयोग मिलता है, यानी अपने पोते पोतियों का, ससुराल पक्ष का सहयोग मिलता दिखाई देगा, पिताजी का आशीर्वाद, पिता की तरफ से सहयोग मिलता दिखाई देगा। लमसम स्थितियां अच्छी हैं, तो थोड़े बहुत जो दिक्कत आएगी वो आपकी बोली भाषा, आपके व्यवहार, आपके कुटुंब में कुछ लोगों से उम्मीद टूटने के कारण दिक्कत आ सकती है, लेकिन लमसम स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं, बहुत बढ़िया है, फायदा ही फायदा है। तो कन्या लगन के लिए भी ये प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, उनके लिए अच्छा रहेगा। तुला लगन की बात करते हैं तो लगन का ही स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है, लेकिन अगर कोई ग्रह लगन का स्वामी हो तो उसकी जो दूसरा हाउस है वो अष्टम में जाए, तब भी उसे लग्नेश ही मुख्य तौर पर काउंट किया जाता है, तो शुभ। और कहाँ बैठा है, तीसरा घर। तीसरा घर अष्टम से अष्टम भी है, एक तरीके से तो ये खराब भी है, पर लगन का स्वामी यहाँ बैठा है तीसरे घर में, ये बहुत शुभ योग नहीं है, लेकिन इट्स ओके। तो आपके अपने प्रयासों से आपके कर्म का लाभ आपको होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इनके तीसरे घर का स्वामी जो बृहस्पति है वो चौथे घर में बैठा है केंद्र में आकर के, और नीच भंग बना रहा है अभी भी। तो ये ऑन दी होल सिचुएशन फेवरेबल है, फायदेमंद है। सेहत के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है। सारे पापी ग्रह लगन में बैठे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत सेहत दिक्कत में आ सकती है। इसका असर वैवाहिक जीवन पर भी थोड़ा बहुत देखने में आ सकता है, पर ये सब माइनर फीचर्स हैं। तो शरारतें ठीक रहें, मेहनत शरारतें कर सकते हैं, लगन में सारे पापी ग्रह बैठे, तो थोड़ी सेहत, थोड़ी मांसपेशियों का दर्द, थोड़ी कमर दर्द, थोड़ी यूरिन इन्फेक्शन को अगर हम हल्का हल्का सा एडजस्ट कर लें और एफर्ट्स की रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद को पकड़ के चलें, जो कि उसके तीसरे घर से आएगा, तो ये प्लेसमेंट भी इनके लिए शुभ है। ऐसी कोई विशेष खराब स्थिति या कोई बहुत तकलीफ होने की योग नहीं बनेंगे इनके लिए। वृश्चिक के लिए ये पोजीशन अच्छी नहीं है, एक तो वो 7वें घर का और एक 12वें घर का स्वामी है और बैठा भी दूसरे घर में, तो लमसम ये स्थितियां खराब आ जाती हैं। इसका मतलब वैवाहिक जीवन पर भी प्रेशर आएगा, खर्चों पर भी प्रेशर आएगा,
और इसका इम्पैक्ट बोली भाषा कुटुंब से सहयोग मिलने के हिसाब से भी बहुत अच्छा नहीं आएगा। तो वृश्चिक के लिए पोजीशन अच्छी नहीं है, काफ़ी पैसा खर्च हो सकता है, काफ़ी रुपया देखिए अब खर्च कैसे होगा, हो सकता है बच्चों की शादी की स्थिति बनी इस दौरान खर्चा हुआ, या किसी और फंक्शन में आपका पैसा बहुत सा खर्च हुआ, ये देखने में आ सकता है। हेल्थ इश्यूज पर पैसे खर्च हो सकते हैं, किसी को पेमेंट दी वो पेमेंट ब्लॉक हो सकती है, ऐसी स्थितियां भी देखने में आ रही। ससुराल पक्ष से थोड़ी सी बात बिगड़ती हुई दिखाई दे सकती है, तो थोड़ा सा संभालने की जरूरत है। लमसम ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा, पर ये थोड़ी थोड़ी स्थितियां बनेंगी। लमसम ये बात मान के चलिए कि वृश्चिक के लिए सिवाय कुटुंब के सहयोग के इसमें कोई विशेष लाभ नहीं है। अब बात करते हैं धनु लगन की। धनु लगन के लिए 11वें घर का एक राशि आती है, छठे घर की भी आती है। टेक्निकली तो एक त्रिक में चलेगी, छठे 8वें 12वें में, दूसरी त्रिषणाय में चलेगी, तो दोनों ही प्लेसमेंट यहाँ पर राशियां जो पोजीशन है वो खराब है। लेकिन खुद वो लगन में बैठता है, तो 11वें घर का स्वामी जब लगन में बैठता है और किसी तरीके से वो इसे आपस में जोड़ता है, अगर हम ध्यान देंगे लगन का स्वामी गुरु सेकंड घर में, सेकंड घर का स्वामी सेकंड घर में शनि, और 11वें घर का स्वामी लगन में आ गया है। ये एक किसी ना किसी तरह से दूसरे को, 11वें को और पहले घर को जोड़ा। ये अपने आप में धन योग होता है। तो जब भी इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो धन बढ़ता है, धन कमाने के बहुत से मौके मिलते हैं। तो हमारे बोली व्यवहार और व्यक्तित्व से, हमारे प्रयासों से काफी धन यहाँ पे अर्जित हो सकता है। शत्रुओं को धमकाने से भी पैसे आ सकते हैं, यानी किसी ने आपके पैसे रोक रखे हैं, वो दे नहीं रहा है, तो उससे पैसे वसूल करने का भी आपको मौका मिल सकता है। इसे आप शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला योग भी मान के चल सकते हैं। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए स्थितियां अच्छी हैं, सुख भरी हैं, और मान के चलिए कि धनु के लिए भी ऑन दी होल ये प्लेसमेंट, ये चेंजेस शुभ हैं, फायदेमंद है। वैवाहिक जीवन के लिए तो बहुत ही शुभ रहने वाला है। अपनी सेहत, अपने सौंदर्य के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए, अपनी इमेज के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो काफी झंझट यहाँ पर ही पिछले सॉल्व हो जाएंगे। मकर लगन के लिए शुक्र का प्लेसमेंट 12वें घर में आएगा। आमतौर पर शुक्र का प्लेसमेंट 12वें घर में अच्छा समझा जाता है। वैसे गोचर में चौथे 8वें 12वें ग्रह ज्यादा अच्छा नहीं होते, पर शुक्र से थोड़ा अलग है। ये दो केंद्रों का, केंद्र और त्रिकोण, यानी दोनों का स्वामी एक साथ है, तो बहुत शुभ हुआ। 12वें शुक्र के लिए स्पेशल राशि है। वो जिस भी भाव से 12वें बैठता है, जिस ग्रह से 12वें बैठता है, उसकी सामर्थ्य को बढ़ा देता है। तो धन कमाने का योग मिलेगा, सेहत का, व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का योग बनेगा, सुख बढ़ेंगे, स्टेटस बढ़ेगा, संतान की तरफ से मिलने वाले सुखों के भी योग बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो बच्चों के प्रयास सार्थक हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। केवल धन की बात हो रही है बस। बच्चों के साथ आपकी दूरियां बन सकती हैं, यानी बच्चे विदेश जा सकते हैं, बच्चे पढ़ने जा सकते हैं, हॉस्टल जा सकते हैं, या किसी रूप में अलग हो सकते हैं, या शादी होकर विदा हो सकते हैं। तो काम तो फिर भी शुभ हुआ। स्टेटस इंप्रूव हो रहा है, रुतबा बढ़ रहा है, पोजीशन बढ़ रही है, धन बढ़ रहा है। तो लमसम मानिए मकर के लिए बिल्कुल खराब नहीं है। ऑन दी होल पोजीशन बिल्कुल ठीक है, ये प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। कुंभ के लिए भी लगभग सेम स्थिति बनती है, क्योंकि यहां भी एक केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, बहुत शुभ है, और 11वें घर में बैठा है, अतीव शुभ। मान के चलिए कि सारी लग्नों में सबसे अधिक शुभ स्थिति कुंभ लगन के लिए ही आ रही है। एकदम बढ़िया, आमदनी हर हालत में बढ़ेगी, भाग्य का सपोर्ट यहां पर मिलेगा, सुखों का योग यहां पर होता हुआ दिखाई देगा। पर यहां एक चीज समझनी है कि कुछ इनकम का एक्स्ट्रा शो ऑफ हो सकता है, एक्स्ट्रा खर्चे हो सकते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं थी। तो इससे आप थोड़े प्रेशर में आ सकते हैं। अगर आप अपने खर्चों को थोड़ा सा संभालेंगे, दिखावे से बचेंगे, अपनी सीमाएं समझकर खर्च करेंगे, तो आपको कोई भी समस्या यहाँ पे होती हुई नहीं दिखाई देती। तो आमदनी का बढ़ने का योग है, भाग्य का बढ़ने का योग है, संतान के सुखों का योग मिलने का योग है। चौथा घर जो लगन से चौथा होता है, सुखों का होता है, तो वहां की स्थितियां भी ऑन एन एवरेज हैं। तो माता जी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत तनाव हो सकता है, घर बदलने का भी योग हो सकता है, स्थान परिवर्तन का योग भी देखने में आएगा। कुल मिलाकर यहाँ सारी स्थितियां शुभ हैं। तो कुंभ के लिए यहाँ किसी तरह की कोई खराबी की बात नहीं बनती। अब मीन की बात करते हैं, तो मीन के लिए एक तीसरे घर और एक 8वें घर का स्वामी होकर के दशम भाव में बैठा है। दशम भाव में बैठना तो अच्छा है, पर जिन दो घरों का स्वामी है वो अच्छे नहीं है, इसलिए वो दशम भाव को भी कुछ हद तक खराब करेगा। अष्टम भाव का स्वामी दशम में जा रहा है या तीसरे का दशम में जा रहा है, तो शुभ नहीं। तो खर्चे बहुत होंगे, पैसा बहुत सा ब्लॉक होगा, अचानक कुछ ऐसे बड़े बड़े खर्चे निकल आ सकते हैं, अचानक हमें हमारे प्रयासों के रिजल्ट मिलने बंद हो जाएं, कोई काम बनते बनते अटक जाए, ये भी हो सकता है। फिर भी दशम भाव में जब शुक्र बैठता है तो धन को कहीं ना कहीं बैलेंस भी करता है।
तो मीन के लिए स्थिति एक एवरेज वाली हो गई। तो बहुत सा पैसा आया भी, खर्च भी हुआ, या हमारा पैसा ब्लॉक हो गया, उम्मीदें थी ये बड़े अच्छे से रिटर्न्स मिलेंगे पर उतने मिले नहीं, प्रयासों का फल नहीं मिल रहा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कोई ना कोई भाई बंधु, कोई ना कोई मित्र जरूर ऐसा होगा जो इस संकट की घड़ी में आपका साथ देगा। बहुत शुभ नहीं है प्लेसमेंट, कुछ हद तक खराब ही है, लेकिन इतना खराब नहीं है कि उसके लिए हमें चिंता करने की जरूरत पड़ जाए। फिर छोटा सा टाइम सेगमेंट है, निकल जाएगा। तो मीन के लिए से एवरेज मान के चल लीजिए, बहुत अच्छा नहीं है। ये कोई बहुत लंबे समय का चेंज नहीं हो रहा है, मुश्किल 1.25 महीने 1.5 महीने का मान लीजिए। तो इतने समय के लिए किन्हीं विशेष उपायों की सख्त आवश्यकता नहीं है। जिनके लिए भी है वो शुक्र के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं और बृहस्पति के बीज मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, जिससे कि राहत यहाँ पर आती हुई दिखाई दे। इतना करने से भी काम चल जाएगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए। आगे की सारी जानकारी और फीस के संबंध में आपको बता दिया जाएगा कि कैसे सारे आगे हम फॉलो करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।